हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंजाई। फंजाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर प्लांट्स में किसी की देखी जाती है तो वो है फंजाई। तो आप कहोगे मैम यानी कि फंजाई एक तरह का प्लांट है। देखो, पहले के जो साइंटिस्ट थे वो इसे प्लांट ही मानते थे, लेकिन अब के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे अलग कर दिया है। लेकिन फिर भी पुरानी बातें जल्दी भूलती नहीं है लोगों को, इसलिए कह देते हैं प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ किसी की मिलती हैं तो वो मिलती है हमारे फंजाई की, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ फंजाई की हैं, इसलिए हमें फंजाई को पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फंजाई से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ। सो फंजाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में कवक भी हम कहते हैं। सो फंजाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फंजाई के लिए अगर मैं बात बताऊं तो इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं। यत्र मतलब यहाँ वहाँ, सर्वत्र हर जगह, यूनिवर्सल है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे फंजाई। फंजाई का अगर आप देखो तो फंजाई एवरीवेयर प्रेजेंट है। कभी आपके रोटियां आप थोड़े दिन के लिए रख दो उस पे लग जाते हैं, ब्रेड पे लग जाते हैं। कभी आप रास्ते में जा रहे हो, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों पे लगे हुए आपको दिख जाएंगे। जो गोबर है, खाद है, उस पे लगे हुए आपको दिख जाएंगे। मतलब हर जगह, कपड़े में लग जाते हैं इनफैक्ट फंजाई, शरीर पे लग जाते हैं फंजाई। रिंगवॉर्म आप जानते हो डिजीज। तो ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह जो पाया जाए। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो हर जगह, हर जगह, ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनके लिए इन्वायरमेंट कौन सा स्वीटेबल है? जैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर हर जगह पाए जाऊँ तो मुझे हर जगह अच्छा लगता हो। जैसे इंसानों को अगर देखा जाए तो इंडिया में क्या, दुनिया में हर जगह मिलते हैं। जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ रही है वहाँ भी मिलते हैं, जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन उनके लिए स्वीटेबल क्या है? बसंत ऋतु, मतलब कि जो स्प्रिंग सीजन है वो सारे ह्यूमंस को पसंद होता है। सो उनके लिए सबसे पसंदीदा समय कौन सा है? स्प्रिंग। ऐसे ही फंगस के लिए सबसे पसंदीदा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो होता है वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म मतलब कि गर्म भी हो और ह्यूमिड मतलब थोड़ा मॉइस्चर भी हो। बीच में आती है ना, बीच में एक ऐसी गर्मी आती है जहां पे आपको पसीने बहुत ज्यादा होते हैं, हवा में नमी होती है, हवा में नमी होती है फिर भी गर्मी होती है, जैसे बारिश के जस्ट बाद वाली उमस जिसे आप कहते हो। सो ऐसा मौसम फंगे के लिए बहुत ही उचित मौसम होता है और ऐसे मौसम में आपको रिंग वर्म होने के चांसेस होते हैं, आपको दांत खाज खुजली होने के चांस होते हैं। सो वो सबसे सूटेबल इन्वायरमेंट होता है फंजाई के लिए। सो आपको ये याद रखना है कि वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब बात आती है कि ये होते क्या है, मतलब कैसे अपना खाना वगैरह खाते हैं। तो इन्हें हम सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स या सिम्बायोंट के रूप में देखते हैं। अब आप कहोगे मैम ये क्या है, तो थोड़ा सा इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वापस आएंगे इसी जगह पे। देखो, फंगस की अगर हम बात करें, मतलब एक नॉर्मल बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स या तो आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, आई एम सॉरी, थोड़ा और मतलब दूरी में लिखती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, इस स्लाइड को पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो, अगर मैं आपसे ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आपके ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और ऑर्गेनिजम्स आपके हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में फर्दर कई सारे टाइप्स आते हैं, फर्दर बहुत से टाइप होते हैं हेटेरोट्रॉफिक में। अभी मैं इसे बड़ा कर दूंगी, चिंता मत करो। हेटेरोट्रॉफिक में भी फर्दर कई टाइप होते हैं। एक टाइप होता है आपका पैरासाइटिक, एक टाइप होता है आपका सैप्रोफाइटिक, इसी को हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं, और एक लास्ट टाइप होता है आपका होलोजोइक। मैं इसे थोड़ा सा दूर बना देती हूं। एक लास्ट टाइप आपका होता है होलोजोइक।
ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। सो देखो ऑर्गेनिज्म जो है, मैं एक बार साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ऑर्गेनिजम्स को समझना होगा वो कितने टाइप के होते हैं। अब इसको मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा अपनी भाषा में आपको समझाती हूँ। देखो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटो मतलब क्या हो गया, अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेल्फ, ठीक है, अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी अपना आपको न्यूट्रिशन वो खुद ही दे सकते हैं। जैसे कि पौधे को कभी खाते हुए देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद ले सकते हैं, क्लियर, खुद बना सकते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो एक दूसरा चैप्टर है, उसकी भी कभी हम बात करेंगे। सो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब, हेट्रो मतलब होता है अदर्स, ये अदर्स पे डिपेंडेंट है, ये अदर्स पे क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे कि हम लोग, आप कहोगे मैम तो हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या आप अपनी बॉडी के अंदर ही अपना खाना बना लेते हो, या बाहर से सब्जियां वगैरह लाते हो, बनाते हो, फिर खाते हो? बाहर से लाते हो, आप बाहर की चीज़ों पे आप डिपेंड हो, आपके शरीर में अपने आप एनर्जी नहीं बन रही है, आप खाना बाहर से लाते हो, पेड़ पौधा, या हो सकता है किसी जानवर को मार के खाते वाला कि नहीं होना चाहिए, पर पेड़ पौधा सब कुछ लाते हो, बनाते हो, फिर खाते हो आप, है ना। सो अदर्स में आप आते हो, मतलब कि अदर्स पे आप डिपेंड हो, आप पेड़ पौधों पे डिपेंड हो या ऑर्गेनिजम्स पे आप डिपेंड हो खाने के लिए। सो अदर्स में आते हैं हम, ठीक है। अब ये भी 3 तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, 3 तरह से। पहला है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या करते हैं, समझना बात को। पैरासाइटिक क्या होता है ये सब समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी चैप्टर समझ में आएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। पैरासाइटिक का मतलब होता है, जैसे मान लो सिर पे जुएं पड़ गई, हो सकता है कभी ना देखा हो पर सुना तो होगा कि सिर में जूं पड़ती हैं, ठीक है। सो सिर में जो जूं पड़ती है वो आपके ऊपर से आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है, या फिर मान लो पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं कभी कभी, तो वो पेट के अंदर से आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के ऊपर या अंदर घुस करके न्यूट्रिशन ले और उन पे डिपेंड हो, पूरी बॉडी पे डिपेंड हो, वो वहाँ से जाते ही नहीं, जब तक उनको हटाया ना जाए वो वहाँ से जाते ही नहीं। सो ऐसे को हम कहेंगे पैरासाइटिक, जो अपना न्यूट्रिशन सक कर रहे हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। समझ में आ गया। हम इसकी डेफिनेशंस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में है नहीं, पर ये समझे बिना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं बेसिक से बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक या डिकम्पोजर्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये क्या होते हैं, समझ लो बात को। सैप्रोफाइटिक या डिकम्पोजर्स होते हैं जो मरी हुई चीज़ों पे खाना खाएं। जैसे मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी सड़ रही है, उसके ऊपर फंगस उग गई, तो वो लकड़ी से अपना न्यूट्रिशन ले रही है। लेकिन अब कहोगे मैम फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर समझाती हूँ। अंतर ये हुआ कि ये अपना खाना बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये अपना खाना क्या करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये अगर कोई लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के ऊपर यहाँ पे फंगस अगर ग्रो की हुई है, तो ये कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करती है जिसकी वजह से इतना पूरा एरिया सड़ जाएगा, इतना पूरा एरिया क्या होगा, सड़ जाएगा। और वो एंजाइम रिलीज की, यानी कि उसको बाहर ही वो डाइजेस्ट कर रही है। आपका खाना आपके पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, लेकिन इनका खाना बाहर डाइजेस्ट होता है, फिर वो उसे सक कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये डायरेक्टली डाइजेस्टेड खाना हमसे ले रहे हैं। जैसे कि जू है, डायरेक्टली हमारा खून चूस रहा है, हमने डाइजेस्ट किया उसके लिए, इसने खुद कुछ नहीं किया, इसने खुद कोई एंजाइम नहीं छोड़ा, इसने सीधे क्या किया, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ले लिया खून के जरिए, ब्लड के जरिए। या हमारे पेट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, पैरासाइट रह रहा है, तो वो डायरेक्टली हमारा, हमने जो पचा रखा है खाना, उसे वो ले लेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद पचा रहे हैं, लेकिन शरीर के बाहर पचा रहे हैं, शरीर के बाहर डाइजेशन कर रहे हैं। और होलोजोइक, जो कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर हमारे पेट में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। आपको तीनों में अंतर समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं, सीधे हम तो डाइजेस्टेड फूड लेंगे, हम मेहनत क्यों करने जाएं, ठीक। ये वाले क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेंगे, फिर उसे सक करेंगे। और ये होलोजोइक, यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। तो होलोजोइक मतलब पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे देख लो, नोट डाउन कर लो। मैं इसका मतलब डेफिनेशंस नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ये है नहीं, पर ये जब तक आप शब्द समझोगे नहीं तब तक आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ये करके बता दिया, आपको मतलब क्लासीफाई करके एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसका एज सच डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है।
अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये इतना आपके लिए समझना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सैप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट या सिम्बायोट। आई मीन सिम्बायोट का मतलब समझेंगे हम। सैप्रोफाइट यानी कि पता चल रहा है कि अपने शरीर से बाहर खाना डाइजेस्ट करेंगे फिर उसे लेंगे, या फिर इनमें एक और प्रजाति भी होती है जो पैरासाइट भी होती है, जैसे कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म हमारी बॉडी पे चढ़ गया, हमसे वो पोषण ले रहा है, हमसे डायरेक्ट पोषण ले रहा है वो, तो ये एज अ सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, एज अ पैरासाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं ये। मैंने कहा इनके नंबर ऑफ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है। जब इतनी सारे नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं तो कुछ उनमें से पैरासाइट होंगे, कुछ उनमें से क्या होंगे, सैप्रोफाइट होंगे, ठीक है। और कुछ सिम्बायोंट होते हैं। सिम्बायोंट मतलब किसी एक के साथ अपना जीवन बिताते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा लाइकेन का। लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में एल्गी और जो आपका फंजाई होती है, एल्गी और फंजाई क्या करते हैं, साथ साथ में जीवन बिताते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह, मतलब एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, सिम्बायोंट रिलेशनशिप इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये सब हम इकोलॉजी वगैरह में पढ़ेंगे। इकोलॉजी में मैं जब इकोलॉजी की वन शॉट सीरीज जब मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल लाइकेन पढ़ना हमारा गोल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सो सिम्बायोंट का एग्जाम्पल हो गया आपका लाइकेन, क्लियर है बात। सो ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, सिम्बायोंट भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अब फंजाई के अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से बनाएंगे रिप्रोडक्शन में। जैसे हमारा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फीमेल ओवा बनाती है, मेल स्पर्म बनाता है और दोनों को मिल करके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन इनमें नहीं है, एक अलग टाइप का फंजाई कुछ और बना रहा है, दूसरा टाइप का फंजाई कुछ और बना रहा है, ऐसा इनमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो इसीलिए इनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, और जो चीज़ कंफ्यूजिंग है वहीं से ज़्यादातर टफ क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, चाहे एम्स हो गया, चाहे नीट हो गया, जो चीज़ कंफ्यूजिंग है अगर उन्हें टफ क्वेश्चन बनाना है तो उनको कंफ्यूजिंग पार्ट से ही ले आते हैं। सो ये फंजाई जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। देखो क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात होती है, मैंने आपको प्रीवियस एक वन शॉट सीरीज़ बनाई हुई है नीट की, उसमें मैंने आपको बताया था कि लिविंग वर्ल्ड जब मैंने पढ़ा था तो बताया था क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ये चाहे नर्सिंग एग्ज़ाम हो, पैरामेडिकल हो, सब में वन शॉट सीरीज़ तो आप सबको देखनी चाहिए, ठीक है। सो जो वन शॉट सीरीज़ है उसमें मैंने बताया था क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें। सोचो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, थाउजेंड्स तरह के स्पीशीज़ को पढ़ पाना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेसिस पे होगा। अगर मान लो आपसे कह दिया जाए एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्लासीफाई कर दो, और आपको बताया नहीं किस बेसिस पे क्लासीफाई, क्या इंटेलिजेंस के बेसिस पे, क्या हाइट के बेसिस पे, क्या कलर के बेसिस पे, क्या आपकी थिननेस और फैटनेस के बेसिस पे, किस बेसिस पे क्लासीफाई करें, ये बताया नहीं गया, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसी तरह से हमेशा जब भी कोई क्लासिफिकेशन होता है तो उसका बेसिस बताया जाता है कि किस आधार पे क्लासिफिकेशन कराया जा रहा है, ठीक है। सो किस आधार पे क्लासिफिकेशन फंजाई का किया जा रहा है? दो आधार पे, दो बेसिस पे। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी। अब सवाल उठेगा मैम माइसीलियम क्या है, हमें तो आपने बताया नहीं माइसीलियम क्या होता है, अभी बताऊंगी, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि माइसीलियम कैसा दिखता है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ज़्यादातर फोकस मॉर्फोलॉजी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे होता है और हल्का फुल्का फोकस इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी होता है। मॉर्फोलॉजी में दोनों आती हैं। एक बार सवाल आया था, नीट के क्वेश्चन में सवाल आया था कि मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है। मतलब मॉर्फोलॉजी लिखा था, मॉर्फोलॉजी मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोथ, या फिर मतलब ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो आंसर गया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, ठीक है। पहले ये काफ़ी पहले क्वेश्चन आया था, जब AIPMT चलता था, नीट नहीं AIPMT चलता था, तब ये क्वेश्चन आया था। काफ़ी पहले थोड़ा टफ आता था पेपर, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, कई सारे आपको करेक्ट इनकरेक्ट पहचानने थे, उसमें से ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन के तौर पे था। जैसे कभी कभी आता है ना, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो 3-4 स्टेटमेंट दिया है जिसमें से एक स्टेटमेंट ये भी था। सो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि मॉर्फोलॉजी का मेन फोकस तो बाहरी स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फोकस इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी होता है। सो माइसीलियम कैसा दिखता है इंटरनल और एक्सटर्नल से, उसी को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम क्या है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसे कह रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है। रिप्रोडक्शन कैसा कर रहा है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी में टफ लैंग्वेज लिखी होती है, तो मैंने भी वही लैंग्वेज लिखी क्योंकि क्वेश्चन में भी आपकी टफ लैंग्वेज ही आती है, सीधे सीधे नहीं कहते, घुमा फिरा के कहते हैं, पहचानो कौन है ना। तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि स्पोर्स बनाना है। स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आप फ्लावर जानते हो, कभी फ्लावर को छुआ होगा, कुछ हल्का हल्का पीला पीला हाथ में लगा होगा, तो वो क्या है, पॉलन होते हैं। वो जैसे डिस्पर्स होते हैं तो किसी फ्लावर पे जाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और एक नया सीड का निर्माण करेंगे, नए पौधे का निर्माण करेंगे, आगे चल के नए पौधे बनाएंगे। इसी तरह से फंगस में स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में स्पोर्स भी होते हैं। तो स्पोर्स जब कहीं गिरते हैं तो एक नया फंगस बना देते हैं। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रिप्रोडक्शन कहा कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या फ्रूटिंग बॉडी, या सिंपल कह लो रिप्रोडक्शन के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन से फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, कौन से फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सो दो चीज़ हमें देखना होगा, हर एक क्लासीफाई जब हम करेंगे तो हर एक तरह के फंजाई में हमें दो चीज़ देखना होगा। पहला उसका माइसीलियम कैसा है, दूसरा उसका रिप्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं माइसीलियम क्या है, माइसीलियम कौन सी चीज़ है, इसको जान लेते हैं। देखो माइसीलियम एंड हाइफी दो शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या बनाया, मैंने एक फंगस बनाया। मशरूम सबने खाए हैं, ऐसा कुछ मशरूम होता है ना, ऐसा कुछ मशरूम होता है, ऐसा कुछ होता है, सबने खाया है ना, अंदर की तरफ ब्लैक कलर का होता है। ये क्या है, मशरूम है। अगर कभी आप इसे कट करोगे ना तो थोड़ा इसको ऐसे मतलब कट करके देखना, तो उसमें आपको नज़र आएगा ये ना पतला 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 जो है ना, मतलब ऐसे रेखाओं जैसा कुछ बना हुआ है, पतली पतली इसमें रेखाएं आपको नज़र आएंगी, पतली पतली लाइंस इसमें नज़र आएंगी। ये पतली पतली लाइंस क्या हैं, धागे की तरह आपको नज़र आ रहे हैं, रेसे की तरह। कभी आम खाया है, मतलब डायरेक्टली काटे बिना ऐसे खाया है, तो जो मतलब बीज होती है ना, उसके किनारे किनारे से रेसा रेसा निकला होता है, ध्यान दिया होगा आपने, उसके किनारे क्या होता है, ऐसे रेसा रेसा निकला होता है। तो उस रेसे को हम कहते हैं फिलामेंट। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ रेसेदार स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। अब फिलामेंट तो एक बहुत कॉमन सी बात हो गई। तो जिन्होंने फंगी के बारे में बताया, जिन्होंने फंजाई के बारे में पढ़ाया, उसने कहा हम फिलामेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो कुछ अपना नया शब्द ले आएंगे जिससे फंगस की पहचान हो सके। तो फंगस में इन्हीं फिलामेंट स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं हाइफी। क्या कह देते हैं, हाइफी। इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइफी। जिससे इसकी बॉडी बनी हुई है फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर को, उसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। अब दूसरा सवाल, कभी कभी ये फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे आपस में ऐसे उलझे होते हैं, आपस में ऐसे फिलामेंट्स उलझ जाते हैं। जैसे धागा एक रील में पहले था, उसको खोल के आपने उलझा दिया, उलझा हुआ। जैसे मान लो मेरा ये माइक है, माइक का ये जो मतलब वायर है, पहले ये फिलामेंट था, अब मैंने इसको उलझा दिया तो ये क्या हो गया, उलझने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कह देते हैं माइसीलियम। उलझने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने क्या कह दिया, माइसीलियम। सो नाउ क्लियर है कि हाइफी क्या है, माइसीलियम क्या है। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है, सुनो ध्यान से। ये जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट, इस फिलामेंट को अगर हम जूम करके देखें, थोड़ा सा एक फिलामेंट निकाल लेते हैं, मान लो ये एक फिलामेंट है, और इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जूम करके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है। जस्ट अ मिनट, जूम करके हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ये फिलामेंट है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट, जिसे हम किसके नाम से जान रहे हैं, हाइफी। हाइफी। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमको ये फिलामेंट कुछ इस तरह का नजर आता है, इस तरह का नजर आता है तो आखिर सेल ना, सब कुछ बॉडी किसी चीज़ की बनी हुई है तो सेल की बनी हुई है, तो सेल ऐसा लंबा सा हुआ नजर आता है फिलामेंट में, ठीक है। अब सेल है, हो सकता है एक सेल का बना हो सकता है कई सेल का हो, तो मान लेते हैं कई सारे सेल हैं। कई सारे सेल तो क्या होगा, कई सारे न्यूक्लियस होंगे, कई सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। अब ऐसे हाइफी को जिसमें जो न्यूक्लियस है आपस में सेल्स का फ्यूज्ड है, आपको कहीं सेल अलग अलग नहीं दिख रहे, सारे न्यूक्लियस इकट्ठे दिख रहे हैं, ऐसे माइसीलियम को हम कहते हैं ए सेप्टेट।
एसेप्टेट, यानी इसको सेप्टा, सेप्टा मतलब बीच का कुछ पार्ट, यहाँ पे बीच का कुछ पार्ट बना नहीं हुआ है, तो ऐसे को हम कहते हैं एसेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट हाइफी, ठीक है। और इसकी कोई ब्रांचेस भी नहीं नजर आ रही तो हम इसे कह देते हैं अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। इसमें ब्रांचेस भी नहीं है और इसमें सेप्टा भी नहीं है। अच्छा, ब्रांचेस और सेप्टा नहीं है तो ये सारे न्यूक्लियस एक साथ दिख रहे हैं, तो इसका भी कोई नामकरण कर देते हैं कि सारे न्यूक्लियस जब एक साथ एक ही साइटोप्लाज्म में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक सेल। मतलब ऐसे सेल, सॉरी सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर कह लो, सेल हो सकता है कई बार आपको ना देखने को मिले। सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक का मतलब होता है कि एक ही साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस, ये क्या है, ये गोल गोल मैंने जो बनाया ना ये न्यूक्लियस है, कई सारे न्यूक्लियस इकट्ठे साइटोप्लाज्म में दिख रहे हैं, आपस में तैर के इधर उधर जा सकते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिनोसाइटिक कहते हैं, ठीक है। हाइफी को सिनोसाइटिक नहीं कह रहे, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, मान लो कोई गोल सा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस टहल रहे हैं और उनमें कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये माइसीलियम किसी और टाइप का हो, मान लेते हैं माइसीलियम ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा माइसीलियम, सॉरी हाइफी, हाइफी, हाइफी मान लेते हैं ऐसा है, और इसमें क्या है, ऐसे बीच बीच में ना ऐसे लाइनें, मतलब सेप्टा प्रेजेंट, इसको सेप्टा कहते हैं। मतलब जो जैसे मान लो हमारी नोज़ है ना, नोज़ के बीच में एक लाइन होती है ये, तो इसे हम सेप्टा कहते हैं कि नोज़ के दो छेद हैं उसको अलग अलग कर रहा है, ये सेप्टा है बीच का। अपनी नोज़ पे देख लो, मेरी नोज़ पे मत देखो, ठीक है। या तो ये क्या है, बीच बीच में सेप्टा है, ठीक है। और हर एक तरह का सेल है, तो इसमें हम क्या बना दे रहे हैं, न्यूक्लियस बना दे रहे हैं। ये पता नहीं क्यों ग्रीन से बन गया, मैं इसे पिंक कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सेप्टा है, ये क्या है, सेप्टा, ठीक है। तो ये जो हाइफी हो गया इसे हम कहेंगे सेप्टेट, सेप्टेट हाइफी, ठीक है। और ये इसमें ब्रांच भी दिख रही है आपको, तो इसे हम ब्रांच्ड भी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ब्रांच्ड भी कहेंगे। क्लियर है इतनी बात, इसे हम ब्रांच्ड भी कहेंगे। ब्रांच है, सेप्टेट है, लेकिन ये सिनोसाइटिक है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये सिनोसाइटिक नहीं है, इट इज नॉट सिनोसाइटिक। क्लियर है बात, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, काम आएगा आपके, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन से पहले एक और छोटी सी बात पढ़ लेते हैं, ताकि आपको, नहीं अभी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो माइसीलियम को ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड होता है, माइसीलियम सेप्टेट या एसेप्टेट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो फंजाई है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे और माइसीलियम के बेसिस पे। तो चारों में मैं आपको ये माइसीलियम और रिप्रोडक्शन वाली बात समझाऊंगी। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी हुई है, जाइगोमाइटोसिटीज एंड oocytosis वाली चीज़ नहीं दी हुई है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो जब भी कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो कुछ एक स्पेसिफिक चैप्टर से आता है, जैसे कि फंजाई वाले पार्ट से, जैसे कि जेनेटिक्स वाले पार्ट से, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। ये तय होता है कि जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो किसी एक स्पेशल चैप्टर से आते हैं, जो एक टफ चैप्टर है, कंफ्यूजिंग चैप्टर है। सो इसलिए मैंने इंक्लूड करते चलूँगी, जब भी मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर का कुछ क्वेश्चन आ सकता है और आपके एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है, मुझे उसे अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे केस में मैं आपका साथ में पढ़ाते चलूँगी, ठीक है। देखो सो फंजाई में, फंजाई के 4 क्लास हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फाइकोमाइसिटिस को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, जाइगोमाइसिटिस, oocytosis। अब हम इन एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस से। फाइकोमाइसिटिस का एक दूसरा नाम होता है एल्गल फंजाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एल्गल फंजाई किसे कहते हैं, और उसमें फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल दिया रहेगा कि म्यूकर, राइजोपस, एल्बियोगो, 4-5 और नाम दिए रहेंगे। उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा एल्गल फंजाई है, तो आपको क्वेश्चन पे आंसर पे टिक करना होगा, ठीक है। देखो सो इनको हम एल्गल फंजाई कहते हैं। देखो कुछ कुछ एल्गी की तरह ये दिखती है। देखो फंजाई क्या है ना, कि
कि पहले इसको प्लांट किंगडम में ही रखा जाता था, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये चलता नहीं है, ये एनिमल की तरह नहीं है। और पहले के जो क्लासिफिकेशन होते थे वो प्लांट और एनिमल के होते थे, इसीलिए इसको प्लांट में रखा गया था। और तब एल्गी की तरह इसका थोड़ा बिहेवियर देखा गया तो इसको एल्गल फंजाई कह दिया गया। और वो बात हम आज तक मानते आ रहे हैं, भले ही हमारा क्लासिफिकेशन जो है अब कुछ और हो चुका है, लेकिन वो बात तब की अब तक हम मानते आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, एल्गल फंजाई कह रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसी तरह आपको याद रखना है। ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके जाइगोमाइसिटीज के, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है आपका oomaisites का। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का तरीका बता दे रही हूँ, थोड़ा सा इसका कैरेक्टर भी आपको याद हो जाएगा। जा मुँह राजू का काला हो जा। ठीक है, राजू मेरे भैया का नाम है, तो मैं उनका फ़नी ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद रखती थी, तो मैंने आपको भी याद करा दिया। जा मुँह राजू का काला हो जा। अब कहोगे मैम काला क्यों बोल रहे हो? क्योंकि राइजोपस वो फंगस है जो आपके ब्रेड पे हल्का काला कलर का स्पॉट छोड़ जाती है। अब कहोगे मैम काला नहीं, हमने तो हरा पढ़ा था, थोड़ी देर और रख देना काला हो जाएगा, वो मतलब गाढ़े हरे कलर का होता है, इसलिए मैंने उसे काले कलर से याद रखा है। मतलब ब्लैकिश ग्रीन कलर या ब्लैक कलर का जो आपको फंगस देखने को मिलता है वो आपका क्या होता है, राइजोपस। इसीलिए राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रेड मोल्ड? ब्रेड खाया है ना, ब्रेड मोल्ड, व्हाट इज ब्रेड मोल्ड? ब्रेड मोल्ड क्या है? ब्रेड मोल्ड होता है आपका राइजोपस। फिर पूछा जाएगा ये कौन से क्लास ऑफ फंजाई में आता है, तो जाइगोमाइसिटीज में आता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से टफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो इस पार्ट को। ब्रेड मोल्ड क्या है? राइजोपस है, और ये किस में आता है? जाइगोमाइसिटीज का। कैसे याद रखोगे? जा मुंह राजू का काला हो जा, काला काला सा फंगस देखने को मिलेगा, ब्रेड पे देखने को मिलेगा। ठीक, oomaisities का एग्जाम्पल है आपका एल्ब्यूगो। ठीक है, और किसी में आपका ऐसे ऊ का ओ नहीं आएगा, तो एल्ब्यूगो, oomaisities। क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि जो हर एक क्लासिफिकेशन है वो आपका रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, और दूसरा आपका डिपेंड करता है कैसा उसका माइसीलियम है। क्लियर है? ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसके बारे में वो दो चीज़ें देख लेते हैं। देखो, पहली चीज़, इसका जो रिप्रोडक्शन है किसका, फाइकोमाइसिटीज का। कंबाइनली बोल रही हूँ, फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अच्छे से ध्यान रखना, एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूज करके दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से नोट कर लो इसे, ये आपका भूलना नहीं चाहिए। इससे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, जब भी टफ क्वेश्चन आता है फंजाई वाले पार्ट से आता है इन सेकेंड चैप्टर। ठीक है, देखो एसेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो फाइकोमाइसिटीज में, यानी कि जू और जाइगोमाइसिटीज दोनों को मिला करके किससे होता है, जू स्पोर्स। जू में जानते हो ना, जू में एनिमल टहलते हुए नजर आते हैं, तो जू मतलब होता है मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवेबल, जो चल सकता हो। तो ऐसे स्पोर्स जो चल सकते हो, जिनके पास छोटे छोटे फ्लैजिला हो, जो चल सकते हो, ऐसे को हम कहते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, ए प्लानो जिसके पैर ही ना हो, नाम है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ए प्लानो जिसके पैर ही ना हो, जो नहीं चल सकते, ऐसे स्पोर्स होते हैं आपके नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब होता है चल पाना, नॉन मोटाइल मतलब नहीं चल पाना, इसके पैर ही नहीं है, बिना पैरों वाले। ए प्लानो बिना पैर के, पैर एब्सेंट है। ठीक है, तो ए प्लानो स्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स। जू स्पोर्स का मतलब मोटाइल, यानी उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ऐसे होते हैं वो, देखो ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं इसमें, तो ऐसा होता है स्पोर्स वो। ठीक है, ये आंखें नहीं है उसकी, आंखें मत समझ लेना, मैंने डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, ये आंखें नहीं है उसकी, इनमें आंखें नहीं होती हैं। ये इसको पहले फंजाई में कभी आंखें देखी है, वो आंखें नहीं है इसकी। ठीक है, हाँ मतलब क्या भरोसा, तुम लोग आंखें ही समझ लो। लाओ मैं इसको डिज़ाइन में बना देती हूँ ऐसा, अब तुमको आंखें नहीं लगेंगी। ठीक, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोमाइसिटीज क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर बनाएगा, और oomaisities क्या बनाएगा, oospore बनाएगा। oospore में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। oospore में जो फीमेल का स्पोर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मेल का स्पोर थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, जैसे हमारे में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, हमारे में ओवा होता है ना, oospore उसे भी कहते हैं, ओवा को oospore कहते हैं। ओवा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म। ठीक है, सो उस तरह से याद रख सकते हो। oospore में जो फीमेल का गैमेट होगा वो बड़ा होगा और मेल का गैमेट छोटा होगा। जाइगोस्पोर में ऐसा नहीं होता, वो दोनों समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा माइसिलियम। मैंने कहा था दो चीज़ बताऊंगी हर एक
जो क्लासिफिकेशन है उसमें। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा फंगस वाले पार्ट में। मैंने रिप्रोडक्शन बता दिया। दूसरा माइसीलियम के बेसिस पे, माइसीलियम इसका अनब्रांच्ड होता है और एसेप्टेट होता है। सिर्फ इसी का माइसीलियम है जो अनब्रांच है, एसेप्टेट है, पहले वाले टाइप का जो मैंने ऐसे करके बनाया था ब्लू कलर से, याद है, ऐसे करके बनाया था ब्लू कलर से। तो बात, एक और बात यहाँ पे लिख सकते हो, सीनोसाइटिक भी होता है ये, सीनोसाइटिक होता है इसका हाइफी, यानी कि न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में टहलते हुए नजर आएंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये हो गया आपका फाइकोमाइसीटिस की पूरी बातें। इनके अलावा जो भी हैं, जितने भी क्लास हैं, उनका ब्रांच होगा, सेप्टेट होगा। केवल यही है जिसमें अनब्रांच और एसेप्टेट पाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एस्कोमाइसिटीज। एस्को ASC, इसी को उल्टा क्रम में रख दो, सैक फंजाई। याद करने का तरीका SAC, सैक फंजाई। ठीक है, सो ये क्या है? एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई होते हैं वो सैक फंजाई होते हैं। अच्छा, किसी भी शब्द के आगे अगर माइसिटीज आता है ना तो उसका मतलब होता है फंजाई। किसी भी शब्द के आगे अगर माइसिटीज आ रहा है तो उसका मतलब होता है फंजाई। जैसे किसी भी शब्द के आगे अगर कार्डियक आ रहा हो तो उसका मतलब होता है दिल से रिलेटेड। किसी भी शब्द के आगे अगर रीनल आ रहा हो तो उसका मतलब होता है किडनी से रिलेटेड। ऐसे कुछ शब्द होते हैं बायोलॉजी में, वो आपको पकड़ने होते हैं। ठीक है, सो एस्कोमाइसिटीज क्या है? सैग फंजाई है, और ये गोबर खाते हैं, इसलिए ये डंग फंजाई भी है। डंग मतलब गोबर। ठीक है, सो ये गोबर खाते हैं, गोबर पे प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, सो ऐसे तो फंजाई हैं बेचारे। सैक यानी कि इनका बुद्धि भी ऐसे गोल सा सैक की तरह है। ठीक है, क्योंकि गोबर खाते हैं। क्लियर? अच्छा, कॉप्रोफिलस, गोबर खाने वाले को हम क्या कहते हैं? कॉप्रोफिलस कहते हैं। गोबर खाने वालों के लिए डंग फंजाई का एक नाम है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब ऐसे जीव जो गोबर खाते हों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद रखना। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। एस्परगिलस, एस्परगिलस का पूरा नाम होता है एस्परगिलस नाइगर। पूरा नाम मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि कई बार पूरा नाम लिखा होता है, हालांकि आप शुरुआत के नाम याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एस्परगिलस नाइगर। दूसरा होता है क्लेविसेप्स परप्यूरा। एक और क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, टफ क्वेश्चंस में जब आता है तो आता है क्लेविसेप्स परप्यूरा एर्गॉट डिजीज कॉज करता है। एर्गॉट एक तरह की बीमारी होती है, ये कॉज करता है आपका क्लेविसेप्स परप्यूरा। ठीक है, अच्छा आप कहोगे मैम एर्गॉट डिजीज क्या है? एर्गॉट डिजीज असल में ये जो फंगस है ना, ये हमारे घास पे या ग्रेन्स पे लगता है। जैसे कि राई जानते हो, राई खाते हैं, उसका लड्डू वगैरह बनता है। तो राई जो होती है, राई एक तरह का अनाज होता है, जैसे गेहूं चावल है ना, वैसे राई भी एक तरह का अनाज होता है। मम्मी से पूछना, बता देंगी। ठीक है, सो राई भी एक तरह का अनाज होता है। उस राई में क्या होता है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरा जब चिपक जाता है तो उस राई को डिजीज हो जाती है, जिसे कहते हैं एर्गॉट डिजीज, जिसकी वजह से उसकी उपज अच्छी नहीं हो पाती। और बाई चांस किसी ह्यूमन ने, किसी एनिमल ने उसे खा लिया ना, तो उस केस में ह्यूमन या एनिमल भी बीमार पड़ सकता है। सो असल में ये लोग किसको इन्फेक्ट करते हैं? ये लोग इन्फेक्ट करते हैं ग्रास एंड ग्रेन्स में ये बीमारी होती है, ग्रेन्स में। लेकिन अगर उसे हम खा ले तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई बर्ड फ्लू वाली चिड़िया हमने खा ली तो हमें भी फ्लू हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है आपका मोरल्स एंड ट्रफल। बड़े प्यारे फंजाई हैं, ये दोनों हम खा सकते हैं, एडिबल होते हैं, ये एडिबल, खाने योग्य होते हैं। देखो अगर आप जानते हो तो ज़्यादातर फंजाई जो है ना वो पॉइजनस होते हैं, इसलिए फंगस को ऐसे उठा के खा नहीं लेना चाहिए। कोई भी फंगस को जांच पड़ताल करके अच्छे फंगस ही खाने चाहिए। जैसे मशरूम हो गया, जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स हो गए, एडिबल भी होते हैं और इन्हें बहुत डिलीशियस भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत स्वादिष्ट फंजाई भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका पेनिसिलियम नोटाटम, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पेनिसिलियम आप जानते हो, पहले जब किसी बच्चे को आँख वगैरह मतलब फूल जाती थी या आँख उठ जाती थी या आँख में बहुत कीचड़ आता था, तो उस केस में क्या होता था ना, एक छोटी सी पेनिसिलिन दवा आती थी, छोटी सी दवा आती थी पेनिसिलिन, वाइट कलर की ऐसी छोटी सी ट्यूब आती थी, उसको ऐसे आँख में लगा दिया जाता था। तो वो सबसे अच्छे टाइप की एंटीबायोटिक होती थी, पेनिसिलियम नोटाटम। ये सबसे अच्छे टाइप की एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, इससे अच्छी एंटीबायोटिक, ये सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक हमारा चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर वाला, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो पेनिसिलियम नोटाटम एक तरह का फंगस ही है जिससे हमारी एक एंटीबायोटिक बनती है, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, या गांव की भाषा में कहूँ, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे पेनिसिलिन कहते हैं। इसे आँख में लगाया जाता है, छोटी छोटी सी होती है। जिसको मालूम है एक बार कमेंट करना कि हमें मालूम है, ये हमने लगाया है, मैंने खुद अभी लगाया है। ठीक है, कुछ टाइम पहले लगाया था, आँख में काफ़ी मतलब कीचड़ आ रहा था।
नेक्स्ट है आपका न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक तरह के फंगस होती है और ये ट्रांसपेरेंट सी होती है, मतलब इसके आर पार दिखता है। इस वजह से ना इसको काफ़ी एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। एकदम ट्रांसपेरेंट सी फंगस होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट इमेज मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने लगाया होता। अब जिसके आर पार दिखा नहीं जा सकता उसकी इमेज कैसे आएगी। इसलिए जब भी इस फंजाई को हम स्टडी करते हैं ना, इसको कलर कर देते हैं, ऑरेंज कलर से इसे कलर कर देते हैं। तो कलर करने के बाद हम इसे किसकी स्टडी करते हैं और इसके आर पार नज़र आता है, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं अंदर के ना वो नज़र आते हैं। जैसे जेलीफिश में होता है वैसा इसमें नज़र आता है। सो इसके बारे में पढ़ना आसान होता है, जिसके आर पार दिख रहा है। सोचो आप अपनी बॉडी के अंदर आप अपनी इंटेस्टाइन देख पा रहे हो, तो ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। सो आप इसकी बॉडी के अंदर इसका इंटेस्टाइन, इसका जो भी बॉडी के अंदर है वो सारे पार्ट्स उसके नज़र आते हैं, बॉडी के अंदर के पार्ट्स, ठीक है। जो इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ये सब नज़र आती है। तो वैसे तो इसकी किडनी वगैरह नहीं होती, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको नज़र आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और अगर एनिमल में बात किया जाऊँ तो एनिमल में ड्रोसोफिला पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ड्रोसोफिला एक तरह की मक्खी होती है, मतलब फ्रूट फ्लाई जिसे हम कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कौन, प्लांट किंगडम में ऐसा कौन है जिस पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसका आंसर जाता है आपका न्यूरोस्पोरा। ध्यान से मेरी बात ये सुनना और नोट डाउन कर लेना। एक मतलब ये अतरंगी, मतलब ये एग्जाम्पल से भरा हुआ ये जो मतलब ये क्लास है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसी पर्टिकुलर क्लास में। एक तो एस्परगिलस नाइगर से बन रहा है, दूसरा ये कॉप्रोफिलस है, गोबर खाने वाले लोग हैं, ठीक है। और गोबर खाने वाले लोग हैं फिर भी इतना पढ़ रहे हैं हम, चलो। क्लेविसेप्स परप्यूरा एर्गोट डिजीज कॉज करता है। मोरस एंड ट्रफल्स एडिबल है, खाने योग्य और डिलीशियस भी हैं, बहुत टेस्टी भी हैं। न्यूरोस्पेरा के आर पार हम देख सकते हैं, ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। और लास्ट वाला भी बड़ा अतरंगी है, इसमें ये एकमात्र ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक सेल होती है इसकी बॉडी में। ऐसे बैक्टीरिया होता है ना, एक सेल होती है उसकी बॉडी में, जैसे अमीबा होता है एक ही सेल होता है, वैसे ईस्ट भी वन सेलुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और फंजाई है। अजीब बात है, लेकिन इसको फंजाई कहा जाता है और ये यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। ये एकमात्र है, इसके अलावा कोई फंजाई यूनिसेलुलर नहीं होते, ठीक है। और आप जब इडली वगैरह बनाते हो ना तो इडली में ईस्ट डाला जाता था कि वो फूल जाए, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। आगे इसका रिप्रोडक्शन, मैंने कहा था रिप्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है, माइसिलियम पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया से होता है। अब यहाँ पे मैं आपको पेनिसिलियम नोटाटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कोनिडिया क्या है। देखो पेनिसिलिन की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, कलर बदल गया, चलो। पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। थोड़ा सा टाइम दो, मैं बना रही हूँ, आप इसको देखो मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन के आते हैं, गोली गोली, है ना, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये गोला कितना होगा, 4 से 5 गोले होते हैं ऊपर, ठीक है। इन गोली गोली जो है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनिडिया। ये गोली गोली जो बने हैं ना ऊपर, इसको हम कहते हैं कोनिडिया। और ये स्पोर्स है एक तरह के, स्पोर्स मतलब गोलाकार, मतलब दाने जैसा है। और मतलब आप जानते हो ना, राई जानते हो, राई मतलब जिसे कहते हैं सरसों के दाने। हाँ, सरसों के दाने जो होते हैं गोल गोल होते हैं, वैसे ही स्पोर्स भी ऐसे गोल गोल होते हैं। और अगर इसे छींट दो तो एक नया पेनिसिलियम बन जाएगा, एक नया फंगस उग जाएगा। सो ये जो स्पोर्स है ना, इनके स्पोर्स बाहर की तरफ होते हैं, इनकी बॉडी के बाहर देखो उगे हुए हैं, सिर पे ऐसे उगे हुए हैं स्पोर्स। तो ये क्या है, ये एक्सोस्पोर्स है। ये क्या है, ये आपका है एक्सोस्पोर्स, या इसे हम कहेंगे एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जो बाहर की तरफ उगा हुआ है, एक्सोजीनस मतलब जो बाहर की तरफ उगा हुआ है, ठीक है। ऐसे स्पोर्स जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजीनस, बॉडी के बाहर बन रहे हैं, सिर पे बन रहे हैं इनके। और ये कैसे है, 4 से 5 होते हैं, कोनिडिया कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। इस तरह के स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया, या बहुत स्टाइल में कहना तो कोनिडियो स्पोर्स कह दो, ठीक है, कोनिडियो स्पोर्स कह दो। अब मैं लिख देती हूँ कोनिडियो स्पोर्स, कोनिडियो। एनसीईआरटी ना बहुत स्टाइल में लिखती है कुछ चीज़ें, तो हम भी स्टाइल में पढ़ लेते हैं कोनिडियो स्पोर्स, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, वो स्टाइल के चक्कर में हमें कंफ्यूज ना कर पाए, ठीक। कोनिडियो स्पोर्स। अच्छा ये क्या है, स्पोर्स, स्पोर माने दाने गोले गोले, ठीक। अब ये स्पोर्स जिस पे बैठे हैं उसे फोर कहते हैं, फोर। क्या कहते हैं, फोर, मतलब जिस पे बैठे हैं जिस स्ट्रक्चर पे, उसे फोर कहते हैं, उस स्टैंड को फोर कहते हैं। अब वो स्टैंड किसी भी का हो सकता है, जैसे ये पेनिसिलियम नोटाटम का स्टैंड है, मतलब जैसे मान लो पैर, मेरे पैर,
पैर को तो पैर ही कहेंगे, चाहे वो सुमन यादव के हों, चाहे अनूप सर के हों, चाहे वो आपके हों, पैर को तो पैर कहेंगे। तो पैर यहाँ पे क्या है, 4 है। अब वो चाहे जिसका 4 हो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कोनिडियो का 4 है इसलिए हम इसे कहते हैं कोनिडियो 4, मतलब इसके ऊपर कोनिडिया जम रहा है इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोनिडियो 4। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको शब्द देखने को मिल जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया। सो जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं उसके सिर पे ऐसे कुछ कोनिडिया बन रहे हैं। पेनिसिलियम का ये स्ट्रक्चर है, देखो सिर पे कोनिडिया बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर्स। और जिस पे ये बन रहा है इस स्टैंड को कहते हैं कोनिडियो 4, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं इसलिए ये एक्सोजीनस है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात आती है सेक्सुअली कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। देखो इसको भी समझा देती हूँ बना के। इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर्स में ऐसा बनता है, ऐसा, और इसमें स्पोर्स बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। अब बताओ ये अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं, बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस अंदर की तरफ बन रहे हैं, एंडोजीनस, ठीक है। ये क्या है, ये एंडोजीनस स्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोजीनस होते हैं। और जिस स्ट्रक्चर में ये बन रहे हैं, ये देखो ऐसे कवर जैसा है, कार्प जैसा है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जो कवर है उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। और ये जिस स्टैंड पे बन रहा होगा, इसके नीचे कुछ स्टैंड होगा इसका, इसे कहेंगे एस्कोफोर। जैसे ये कोनिडियो 4 था, ये एस्कोफोर है, और इसका जो कवरिंग है वो एस्कोकार्प है। इस पर तो कोई कवरिंग ही नहीं था तो हमने कार्प नहीं पढ़ा। और इसके अंदर बन रहा है इसलिए क्या है, ये एंडोजीनस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज इज एस्कोफोर। एस्कोमाइसिटीज एस्कोफोर याद कैसे रखोगे बता देती हूँ। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोफोर बनते हैं, ठीक है, एस्कोफोर बनते हैं। और एस्कोमाइसिटीज ASC है, तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कोफोर बनते हैं, और सी इसमें आ रहा है ना एस्को, तो इसलिए वो कोनिडिया भी बनाता है। याद करने का तरीका, ठीक। इसके माइसिलियम मैंने कहा था, फाइकोमाइसिटीज को छोड़ दो तो बाकी सबके ब्रांच और सेप्टेट आपको दिखाई देंगे, ठीक। आगे वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। यही वो मशरूम है जिन्हें आप खाते हो, है ना, अभी बहुत मशरूम खाया होगा, तो इसी को खाया है। ये क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। अब से घर में कभी मशरूम बने तो मशरूम नहीं बोला हमने बेसिडियोमाइसिटीज खाया है, ठीक है। सो याद हो जाएगा। सो आप क्या खा रहे हो, बेसिडियोमाइसिटीज। और अगर ध्यान दो तो मशरूम ऐसे ना पफ सा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर पफ बना होता है, जैसे लड़कियां यहाँ पे पफ बनाती हैं वैसे पफ होता है मशरूम, इसलिए इसे पफ फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका याद करने का, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं गोल घुमा के ऐसा कर दूं तो कुछ ब्रैकेट जैसा नजर आ रहा है ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। याद करने का तरीका है, रीजन ये नहीं है ब्रैकेट फंजाई कहने का। सो पफ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई इसी को कहते हैं मशरूम को, और मशरूम ही आपका क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल अगैरिकस, ये वही है, ये आपका प्यारा मशरूम है। मशरूम कौन है, मशरूम आपका एगैरिकस है, ठीक है। अस्टिलैगो, एक मिनट मैं इसे मिटा दूं, ये तो समझाने के लिए बनाया था। देखो अस्टिलैगो जो है ना, उसे हम कहते हैं स्मट फंजाई। कैसे याद रखोगे, US अस्टिलैगो स्मट, ठीक। नेक्स्ट पक्सीनिया, इसे हम कहते हैं रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई। ये सबसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सो प्लीज़ याद रखना। मैं याद रखने का तरीका भी आपको बता रही हूँ, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। एगैरिकस क्या है, मशरूम है। अस्टिलैगो US आया तो स्मट फंजाई, पक्सीनिया रस्ट फंजाई, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये गेहूं में लगता है। इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ रस्ट फंजाई की। गेहूं में क्या होता है, गेहूं में कभी कभी आप देखोगे थोड़ा बारिश आ गया, थोड़ा पानी आ गया गेहूं सूखने के टाइम पे, तो उस पर काला काला सा रस्ट लग जाता है। काला सा क्या लग जाता है, रस्ट। तो काला सा रस्ट लग गया तो आप पक से रो दिए, तो पक्सीनिया ने क्या लगाया, रस्ट लगाया, जिसकी वजह से आप पक से रो दिए। सो पक्सीनिया क्या करता है, रस्ट फंगस है, और किस पे रस्ट लगाता है, वीट पे। और वीट की साइंटिफिक भाषा होती है ट्राइटिकम, याद रखना, ठीक है। ट्राइटिकम वीट की साइंटिफिक नाम है, इसको याद रखना।
क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसका देख लेते हैं रिप्रोडक्शन और इसका माइसीलियम। माइसीलियम तो देखना ही नहीं है, सब ब्रांच और सेप्टेट रहेंगे। मैंने कहा फाइकोमाइसीटिस को छोड़ के बाकी सब ब्रांच और सेप्टेट है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता ही नहीं है। ए सेक्सुअल कोई रिप्रोडक्शन है ही नहीं। चलो हमारा काम आसान हुआ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिडियोस्पोर, जैसे उसमें एस्कोस्पोर था, इसमें क्या है बेसिडियोस्पोर, लेकिन फर्क होता है। बेसिडियोस्पोर इसमें ऐसा बनता है और यहाँ पे ऐसे गुल्ली गुल्ली से इसके क्या निकलते हैं, इसके स्पोर निकलते हैं। और कितने होते हैं, 4 से 5 स्पोर निकलते हैं। ऐसे छोटे छोटे से निकलेंगे, एक के ऊपर एक नहीं निकलेगा, छोटा छोटा सा स्पोर निकलेगा, छोटा छोटा सा। ठीक है, जैसे टेडी बियर के छोटे से कान होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे से स्पोर्स निकलेंगे इसके सिर के ऊपर। तो क्या ये एंडोजीनस है? ना बाबा ना, ये तो एक्सोजीनस है, बाहर निकल रहा है। तो इसे हम कहते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस है। ठीक, अब इसका जो कार्प है, कवरिंग है, इसके देखो ऊपर कवरिंग है, पूरा कवरिंग है ना, कवरिंग है ना। वो वाला जो स्पोर था उस पर कवरिंग नहीं थी, यहाँ पे ये ना अंदर से ऐसे फुट के निकला हुआ है। अगर मैं इसे अच्छे से बनाऊं तो ऐसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी, अंदर से ऐसे निकला हुआ है। तो इसके ऊपर ये पूरी कवरिंग है। तो ये जो पूरी कवरिंग है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ये जो पूरी कवरिंग है इसको हम कह देते हैं बेसिडियोकार्प। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इसका स्टैंड है, स्टैंड को क्या कहेंगे, बेसिडियोफोर। बेसिडियोफोर कहेंगे इसे। इसके स्टैंड को क्या कहेंगे, बेसिडियोफोर। कवरिंग को बेसिडियोकार्प, और बाहर निकल रहे हैं इसलिए एक्सोजीनस। और स्पोर्स को क्या कह देंगे, बेसिडियोस्पोर्स कह देंगे। आसान सा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट पे हमारा लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। हालांकि ये क्लास बनना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी फंगस हमें ऐसे मिले जो कि या तो एस्कोमाइसिटीज की तरह थे या बेसिडियोमाइसिटीज, लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मिला ही नहीं। मतलब वो दिख तो रहे हैं या तो एस्कोमाइसिटीज की तरह या तो बेसिडियोमाइसिटीज की तरह, बाकी सारे फीचर मैच कर रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा। तो उनके लिए सोचा गया अब क्या किया जाए, इनको क्या करते हैं, हम एक नई क्लास बना देते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी अगर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ढूंढ निकाला, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, अगर हमने ढूंढ निकाला तो उसको हम क्या करेंगे, जो एस्को की तरह दिख रहा था उसको एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे, जो बेसिडियो की तरह दिख रहा था उसको बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे हम। लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो उस केस में ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहेगा। ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मतलब थीम निकाला कि ऐसा होना चाहिए। सो एक्चुअल में ये इनपरफेक्ट हैं। इनमें हमने जब इनकी खोजबीन की है तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढ ही नहीं पाए, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ढूंढ ही नहीं पाए, इसलिए क्या है, ये है इम्परफेक्ट। इसलिए कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, या शॉर्ट में कह दूँ तो इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, यानी ये परफेक्टली हम इसका खोज नहीं कर पाए हैं। क्लियर? अच्छा, इसके 3 एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कोलेकोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। ACT से याद रखना लेना आप, ACT। ठीक है, अल्टरनेरिया, कोलेकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। इनके नाम बाकी सब लोगों से बड़े अलग हैं, इसलिए वैसे भी याद हो जाएंगे इनके। ठीक, सो ये हो गया ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, एसेक्सुअल कोनिडिया से होता है। ठीक है, और हाँ, जो लोग बेसिडियोमाइसिटीज की तरह होंगे उसमें वो मतलब एक्सोजीनस भी बनेगा, छोटा छोटा सा एक्सोजीनस भी बनेगा। ठीक है, अच्छा, माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। यहाँ आपका पूरा का पूरा फंजाई खत्म होता है। लेकिन एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो मैं बता देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के थोड़ा सा तरीका है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या समझते हो, यानी कि 2 गैमेट्स का मिलना आपस में, 2 अलग अलग यानी कि मेल और फीमेल का मिलने को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये मान लेते हैं मेल का है और ये है फीमेल का। अब फंजाई में तो ऐसे ही होगा ना, फंजाई में ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इनका मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। ये सब बारे में जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगी, अभी मान लो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, सो ये जब आपस में करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इनका पहले क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो टच होता है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच हो जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, पहला मिलाप होता है, इसलिए इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। अभी न्यूक्लियस एज इट इज है,
फिर ये क्या हो गया, ये 2 से 1 हो गए, 2 से क्या हो गए, 1 हो गए, लेकिन अभी इनके न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, ये भूत नहीं है, इनके न्यूक्लियस अभी नहीं मिले हैं, इनके न्यूक्लियस नहीं मिले। जस्ट अ मिनट, मैं तो इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ, मैं इधर कर देती हूँ तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखो इनके अभी न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, ठीक है, कुछ समय बाद इनके न्यूक्लियस मिलेंगे, कुछ समय बाद इनके न्यूक्लियस दोनों मिल जाएंगे, मिल के बन जाएगा 2n। ये क्या था, ये n था, ये भी n था, मिल के क्या बन गए 2n, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। पहले क्या था, प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर हुआ कैरियोगैमी। पहले इनके शरीर मिले, फिर इनकी आत्मा मिली, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। हाँ, अब इस स्टेज का एक नाम है, एनसीईआरटी में एक नाम दिया हुआ है जो आपके लिए ज़रूरी है। इस स्टेज को जहाँ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, इसे कहते हैं डाई कैरियन, डाई कैरियन फेज, डाई कैरियन फेज कहते हैं इसे। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और अलग अलग प्रेजेंट है, एक ही सेल में प्रेजेंट है, तो डाई कैरियन फेज इसे कहते हैं। और बाद में ये क्या बन गया, बाद में ये डिप्लॉइड बन गया। अब क्या होगा, आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर छोटे छोटे स्पोर बनना शुरू होंगे। जैसे मान लो अगर एस्कोमाइसिटिस था तो उसके ऊपर ऐसे कोनिडिया बनना शुरू होगा, सॉरी कोनिडिया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनता, एस्कोमाइसिटिस था तो उसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनने शुरू होंगे। और ये जो अब स्पोर्स बनेंगे ना, इनमें रिडक्शन डिवीजन होकर बना है, इसलिए एन टाइप के बनेंगे। और फिर जब यही स्पोर्स बिखर के निकलेंगे, मान लो ये एक स्पोर्स जाके धरती पे चिपक गया, अब यहाँ पे वो एक नया फंगस बना देगा। इस तरह का कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। अगर ये देखो, ये एस्कोमाइसिटीज है तो ऐसा हुआ, बेसिडियोमाइसिटीज होता तो ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ बनता, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स बनते एक्सोजिनस टाइप के, ठीक है। और फिर ये जब स्पोर्स निकलते तो फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाता। क्लियर है बात। सो डाई कैरियन फेज सबके अंदर आता है, चाहे वो एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे वो बेसिडियोमाइसिटीज हो, चाहे वो ऊमाइसिटीज हो, सब में ये फेज आता है। खासकर ये एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज के लिए ये पूरा थीम है, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा याद रखना। सो यहाँ पे आपका फंजाई जो है ना वो खत्म होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको पूरा किंगडम फंजाई समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे किंगडम फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके नीट में आए हुए हैं। नीट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किंगडम फंजाई से रिलेटेड, ठीक है। किंगडम फंजाई से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लास्ट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंजाई इज इनकरेक्ट। फंजाई के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, जो गलत है। नीट 2016 का आपका क्वेश्चन है। Fungi are eukaryotic organism. Their cell wall is composed of cellulose. They are heterotrophic in nature. Fungi reproduce by spores. लास्ट में ज़रूर बताना कितने आंसर सही हुए। वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, फिर वीडियो देखो, क्योंकि मैं तुरंत आपको सॉल्व करते चलूँगी, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ इसका। देखो, फंजाई आर यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो सिर्फ एक होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक होते हैं। वो कौन होते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया। इनके अलावा कोई और प्रोकैरियोटिक नहीं होता। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, नहीं बाबा, सेलुलोज तो आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इनका सेल वॉल जो बनी होती है वो आपकी काइटिन से बनी होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दे आर हेटरोट्रॉफिक, बिल्कुल सही बात है। हेटरोट्रॉफिक में भी वो सैप्रोट्रॉफ आते हैं। हेटरोट्रॉफिक का टाइप होता है सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। अच्छा, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, हाँ हमने कई सारे स्पोर्स के बारे में पढ़ा। आपने कोनिडियो स्पोर्स के बारे में पढ़ा, आपने एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, सब सारे स्पोर्स हमने पढ़े। पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। सो बी ऑप्शन, देयर सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल गलत बात है। फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन के बने होते हैं, सेलुलोज के नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंजाई इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेक्टली मैच है, जल्दी से बता दो। जाइगोमाइसिटिस, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटिस, एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसिटिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और ड्यूटेरोमाइसिटिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर्स। आसान सा सवाल है, खाली घुमा के दे रखा है। नीट 2020 का आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके आंसर दो। मैंने आपको बताया था जाइगोमाइसिटिस, नाम ही बता रहा है जाइगोस्पोर्स यूज करेगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। देख लेते हैं बाकी क्यों गलत है। एस्कोमाइसिटिस में बेसिडियोस्पोर्स क्यों होगा, नहीं होगा। एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर्स होगा, एस्कोस्पोर्स होंगे इसमें।
बेसिडियो स्पोर्स थोड़ी ना होगा, एस्को स्पोर्स होंगे। नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, गलत भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो प्रेजेंट होता है इनमें। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है और बाकी एस्को स्पोर्स की तो बात ही नहीं आती है। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका देखो, जाइगोमाइसिटीज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स, ठीक है, जाइगोमाइसिटीज फॉर्म जाइगोस्पोर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला थर्ड क्वेश्चन, ईस्ट इज नॉट क्लासिफाइड अलोंग विथ बैक्टीरिया बिकॉज इट, क्यों इसको बैक्टीरिया के साथ क्लासीफाई नहीं किया गया? नीट 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हैज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लैक ए डेफिनेट न्यूक्लियस, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सोज फर्मेंटेशन। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया आपके होते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। सो जो भी प्रोकैरियोट होगा उसको क्या रखा जाएगा? उसको आपको बैक्टीरिया में रखा जाएगा, मोनेरा किंगडम में रखा जाएगा। पर आपका ईस्ट तो फंजाई है ना, ये प्रोकैरियोट तो है नहीं, ये क्या है? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको बैक्टीरिया के साथ नहीं रखा गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर 1, ठीक है। इट हैज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर फंगस होती है। अगला क्वेश्चन, द कॉमन मशरूम जो कि एगैरिकस के नाम से जाना जाता है, बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई? मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल्स याद रखो, कौन सा एग्जाम्पल है बता दो। जाइगोमाइकोटा या माइसिटिस कह लो, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, फटाफट बता दो। मैंने आपको सिंपल से बताया था, जो फूले हुए हैं वो क्या है? पफ फंजाई। और पफ किस में होता है? आपका बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। मैंने कहा था घर पे कभी मशरूम आए तो कहना बेसिडियोमाइसिटीज आया है, ऐसे मैंने याद करने आपको कहा था, ठीक है। सो एगैरिकस क्या होती है? एगैरिकस आपकी कॉमन मशरूम होती है जो आप खाते हो, कॉमन मशरूम, ठीक है। एगैरिकस वही होते हैं, तो ये पफ जैसे होते हैं, इसलिए बेसिडियोमाइसिटीज को पफ फंजाई भी कहा जाता है, ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है। अगला, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है कि एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या होता है? कमेंट में ज़रूर बताना। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा एक मिनट, बेसिडियोमाइसिटीज एगैरिकस इज अ टाइप ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ये हम देख चुके हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लाइकन? लाइकन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? ये लाइकन से आ गया पर कोई बात नहीं, फंगस का ही पार्ट है तो हम पढ़ लेते हैं। लाइकन्स आर प्योरली फंगल ओरिजिन। फटाफट से वीडियो पॉज करके आंसर बताओ, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। गलत बात, इसमें क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई दोनों होते हैं। हालांकि ये एल्गी वाले पार्ट में मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो पढ़ चुकी है, वो आप देख सकते हो। वायरस, वायरॉइड और लाइकन जब मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे मैंने आपको ये बता रखा है। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, बिल्कुल सही बात है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। ओनली फंजाई बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, नहीं, दोनों का बेनिफिट होता है। फंजाई को प्रोटेक्शन मिलती है, फंजाई को खाना मिलता है और एल्गी को मतलब बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, प्रोटेक्शन मेनली मिलती है। लाइकेंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, गलत बात है। लाइकेंस में जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकेंस कंसिस्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंगस। और ये कैसे सिम्बायोटिक है? ये ऑब्लिगेट हैं, मतलब तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं भी नहीं, मतलब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते ये। लाइकेन में से अगर एल्गी हटा दो या फंजाई हटा दो, दोनों मर जाएंगे, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह से आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस सीरीज़ को देखिए, और मैं कई सारे वीडियोज़ उस सीरीज़ में डाल रही हूँ। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो उस सीरीज़ को आप देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।